हेलो एवरीवन, मैं अख्तर मंसूरी और स्वागत है आप सभी का। आप सब जो कि हमारे अलग अलग सेंटर्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो हमारी एप्लीकेशन पर लाइव हैं इस समय, और बाद में जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे होंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला लर्निंग ऐप के इस यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की आज की क्लास में। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स को लाने का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम कम फीस में उच्चतम गुणवत्ता वाली कक्षाएं आपको दे सकें। तैयारी में बहुत बड़ी बाधा होती है कि बहुत सारे बच्चे घर में रह करके तैयारी करना चाहते हैं, कुछ आर्थिक बाधाओं के कारण, कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, या कुछ घर में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे छोड़कर जा पाने में सक्षम नहीं होते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आता है हमारा यूपीएससी फाउंडेशन बैच, जो प्रारंभ हो चुका है। कुछ कक्षाएं बेसिक लेवल की इसमें हुई हैं, जो असल में इंट्रोडक्टरी लेवल की कक्षाएं हैं। मेन कक्षाएं या विषय को लेकर के जो मुख्य कक्षाएं हैं वो अब शुरू हो रही हैं। आज की हमारी कक्षा में हम पहला चैप्टर जो है ज्योग्राफी का, जो ब्रह्मांड है, उसको हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने ज्योग्राफी के सिलेबस को, प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को डिस्कस किया था, साथ ही हम पैटर्न के बारे में चर्चा किए थे। अब हम बात करेंगे कि यूपीएससी में ज्योग्राफी के विषय की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी विषय के बारे में क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में, और साथ ही मैं बताऊंगा कि आपको अपने कौन से बेसिक जो सोर्सेज ऑफ स्टडी रखने हैं ज्योग्राफी विषय के लिए, वो कौन से हैं। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। हालांकि उससे पहले मैं आपको इस बैच, जिस बैच में आप ज्वाइन हैं और अपने मित्रों को आप सजेस्ट कर सकते हैं इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ब्रीफ कर देता हूं। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स इसका नाम है, ऑनलाइन बैच है। ठीक है। इस बैच की जो अवधि है वो 8 से 9 महीने की होगी। हालांकि आपके एप्लीकेशन में आपको जो इस कोर्स की वैलिडिटी दी जा रही है वो 1 वर्ष के लिए दी जा रही है, यानी आप इससे संबंधित सभी क्लासेस के वीडियोस अगले 1 वर्ष की अवधि तक असीमित बार देखने की सुविधा प्राप्त करेंगे हमारे इस बैच में। इस बैच में हम दिल्ली और जेएनयू की विशेषज्ञ टीम मिल करके और आपको सभी विषय, सिलेबस के सभी विषयों की तैयारी कराने वाले हैं। साथ ही इस पूरे बैच में हम आपको वीकली टेस्ट, वीकली असाइनमेंट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन और डाउट क्लियरिंग सेशन ये भी उपलब्ध कराने वाले हैं। फीस बहुत ही कम रखी गई है। इस पूरे कोर्स की फीस सिर्फ 25,000 रुपए रखी गई है आज, जबकि ऑफलाइन कोर्सेज 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए के उपलब्ध हो रहे हैं। वहीं पर 25,000 रुपए में आपको हम ऑनलाइन कोर्स में ही ऑफलाइन जैसी सारी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस हद तक आपके लिए उपयोगी हो सकता है कि अगर आप इंदौर में रहने वाले विद्यार्थी हैं तो हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ करके आप लाइव क्लासेस को देख सकते हैं, लाइव पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ऑफलाइन कक्षाओं में होती है। तो ये सुविधा भी आपको इसके अंतर्गत दी जा रही है, और कुछ समय के लिए हम इसकी फीस अभी सिर्फ 15,000 रुपए ही रख रहे हैं। ये 25 तारीख तक के लिए ही वैलिड थी, लेकिन हमारे कुछ विद्यार्थियों के आग्रह पर हमने इसको फिलहाल कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। तो आपके मित्र जो भी इसमें एनरोल होना चाहते हैं, उन्हें आप बता सकते हैं कि अभी कुछ दिनों के लिए ये फीस अभी कम रखी गई है। तो शुरुआत में जल्दी ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। हालांकि आप लेट भी थोड़े बहुत ज्वाइन करते हैं तो कोई समस्या इसलिए नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं और वीडियो की रिकॉर्डिंग्स आपको असीमित बार देखने की सुविधा के साथ उपलब्ध कराई ही जा रही हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों पर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारी सभी फैकल्टी टीम दिल्ली और जेएनयू से प्रशिक्षित है। दिल्ली से अनुभवी शिक्षक और जेएनयू से जिन्होंने डॉक्टरेट जैसी डिग्री प्राप्त की है, ऐसे प्रोफेसर्स, ऐसे लेक्चरर्स हमारे पूरी टीम का हिस्सा हैं, और वो आपको अलग अलग विषयों में सिर्फ विशेषज्ञ ज्ञान ही देंगे। हमारे किसी भी विषय में हम उन शिक्षकों से नहीं पढ़ाने के लिए कह रहे हैं जिनका जिनका उस विषय पर अनुभव ना हो। केवल अनुभवी शिक्षक ही आपको उस संबंधित विषय का अध्यापन करेंगे। जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, आपको हमारे कोर्स की गुणवत्ता स्वयं ही समझ में आ जाएगी। तो हम इस कोर्स की शुरुआत कर चुके हैं और आप इसको ज्वाइन करें और अपने मित्रों को भी सजेस्ट करें। साथ ही आप हमारा श्रृंखला लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए
तो हमारा आज का विषय जो है वो है भूगोल। इस पर हमने थोड़ी सी चर्चा पहले कर रखी है, आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए, हमारा जो विषय है भारत एवं विश्व का भूगोल, प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ आपको यही लाइन लिखी मिलती है, यानी प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ज्यादा डिटेल में इस विषय के बारे में बात नहीं की गई है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस को देखें तो सिर्फ हमको यहाँ पर भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल ही दिखाई देता है। लेकिन ये जो छोटा सा एक टॉपिक है, ये अपने आप में वो पूरी ज्योग्राफी का सिलेबस या ज्योग्राफी के लगभग हर महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लेता है। और यही कारण है कि अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र देखेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे, तो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आपको भूगोल के बहुत जटिल सवाल भी मिल जाएंगे। ऐसे भी क्षेत्रों से सवाल मिल जाएंगे जिनके बारे में आप इन शब्दों से नहीं अंदाजा लगा सकते। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम भारत एवं विश्व का भूगोल जैसी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं तो असल में हमने इसमें सभी टॉपिक्स को समाहित कर ही लिया है, इसमें सभी टॉपिक्स का स्कोप अपने आप ही शामिल हो जाता है। मुख्य परीक्षा के बारे में देखें तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस थोड़ी सी डिटेल है। इसमें विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात की गई है, विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों, यानी यहाँ पर हम संसाधन भूगोल की बात कर रहे हैं, भारत सहित सभी पूरे विश्व के संसाधनों के बारे में, और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी भू भौतिक घटनाओं के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात। बहुत स्पष्ट है कि जब तक आप बेसिक ज्योग्राफी नहीं क्लियर करेंगे, जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी उन टॉपिक्स की, तब तक आप कैसे समझ पाएंगे कि भूकंप क्या है, क्यों भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं, भूकंपीय घटनाओं का परिणाम कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, कितना विनाशकारी होता है, ज्वालामुखी क्या होते हैं, मैग्मा कहां से आता है, चक्रवात कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है। इस तरह के प्रश्न तभी आपकी समझ में आएंगे जब आप बेसिक्स या जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी यानी भू भौतिक विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान की जो बेसिक जानकारी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उनको अच्छी तरह से समझ लेंगे। तभी आप इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से या इस सिलेबस में लिखे हुए तथ्यों को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे और प्रश्नों को हल करने में उतने ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर आपको अपना बेसिक सोर्स ऑफ स्टडी क्या रखना है, या हमारा जो अध्ययन की सामग्री होगी बेसिक लेवल पर वो क्या होगी। देखिए, भूगोल विषय के लिए आप पहले तो हम इसका परीक्षा के प्रश्न पत्र में वेटेज देख लें कि प्रारंभिक परीक्षा में यानी यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल से आने वाले प्रश्न, अगर हम इसमें एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर के क्वेश्चन भी मिला लेते हैं तो ये लगभग 30 से 35 प्रश्न इसमें से आते हैं। अगर हम सिर्फ ज्योग्राफी ज्योग्राफी ले लें तो भी हमको यहां पर 15 से लेकर के 22 तक प्रश्न सिर्फ ज्योग्राफी से मिल जाते हैं। यहां पर हम प्लस ईवीएस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडी, तो ये 30 से 35 हो जाते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि भूगोल के साथ ही हम इसमें ईवीएस या एनवायरमेंटल स्टडीज को मिक्स करके क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज एंड बायोडाइवर्सिटी का जो आधार है वो है क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान, और जलवायु विज्ञान हमारे भूगोल विषय का पार्ट है। तो अगर आपको जलवायु विज्ञान बहुत अच्छी तरह से आता है और उसके कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर रखे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि फिर आप एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के प्रश्नों का हल बहुत सरलता से कर सकते हैं। वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा और बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे आप। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 30 प्रश्नों का वेटेज तो ये रखता ही है, यानी 30% वेटेज रखता है। तो ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज कि जब हम भूगोल को मुख्य परीक्षा के लिए देखते हैं तो मुख्य परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र का भाग जो है वो मुख्य रूप से इतिहास और भूगोल से ही संबंधित है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 120 से लेकर के 150 तक प्रश्न आपको भूगोल विषय के साथ मिल सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।
भूगोल विषय का वेटेज अगर आप देखें तो मिनिमम 120 मार्क्स का वेटेज लेकर के चल रहा है ये, है ना। हालांकि 120 से 150 ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ये एक्सट्रीम केसेस में होता है। अदरवाइज क्योंकि 250 नंबर का पूरा पेपर है, हम इसमें 125 नंबर तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, यानी 120 के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन कई बार ये कम भी हो सकता है। तो अगर हम इसके डाउन साइड में जाएं तो ये 80-90 मार्क्स तक भी आपसे पूछा जा सकता है। मगर फिर भी 250 नंबर के एक पेपर में आप 80-90 से लेकर के 120 अंक तक अगर हम बात करें तो हमको बहुत महत्वपूर्ण रूप से भूगोल के प्रश्न दिखाई देते हैं। प्रश्नों का लेखन किस तरह से किया जाता है? प्रश्न जो होंगे वो निबंधात्मक होंगे मुख्य परीक्षा में। निबंधात्मक कहने का मतलब है डिस्क्रिप्टिव होंगे, विवरणात्मक होंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या तो ये 10 नंबर के होंगे, या तो ये 12.5 नंबर के होंगे, या तो ये 15 नंबर के होंगे, कुछ भी हो सकता है। यूपीएससी कई तरह के प्रश्नों के पैटर्न फॉलो करता रहता है। जैसे अगर प्रश्न 10 नंबर का हुआ तो सामान्य रूप से आपको 150 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। अगर प्रश्न 12 या 12.5 नंबर का हुआ तो आपको लगभग 200 शब्दों में प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। 15 नंबर का होता है तो अक्सर 250 शब्दों में प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। उत्तर लेखन ही आपकी मुख्य परीक्षा का निर्धारक है। यानी अगर आपको उत्तर लेखन शैली आती है तो मुख्य परीक्षा आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज में कमी या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है, या प्रश्न में पूछा गया पूरा उत्तर आपको नहीं भी आ रहा है, लेकिन आपके पास जितनी जानकारी है उस जानकारी को आप बहुत अच्छी तरीके से रख पाने में सक्षम है और प्रभावशाली उत्तर लेखन शैली को अपनाकर आप उत्तर लिखते हैं, तो मार्क्स बहुत अच्छे आने के चांसेस होते हैं। तो उत्तर लेखन ये आपकी पूरी तैयारी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमको माइंड में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, पूरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आने चाहिए। लेकिन मुख्य परीक्षा में उन्हीं कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न जो है वो व्यवहारिक तौर पर लिखने की पद्धति अगर आपने सीख ली है तो परीक्षा आपके लिए ही है। तो हम यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि प्रश्न ज्योग्राफी का वेटेज कितना है परीक्षा में, और वेटेज के अलावा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पुस्तकें क्या रखेंगे? बेसिक बुक्स। बेसिक बुक्स में सबसे पहले तो हम लेंगे एनसीईआरटी, और ये होगी 6 to 8 ओल्ड एनसीईआरटी एंड 11 and 12 न्यू एनसीईआरटी। एनसीईआरटीज को आप जितना जल्दी हो सके समाप्त कर लेंगे, जितनी जल्दी हो सके पढ़ करके साइड कर देंगे। इससे क्या होगा? एनसीईआरटी पढ़ने के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि आप बेसिक वोकैबुलरी को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो विषय की भाषा डेवलप हो जाती है। क्योंकि कई बार होता यह है कि शिक्षक ने आपको पढ़ाया और टीचर के पढ़ाते टाइम आपको सब चीजें समझ में आ गई, पूरा सिस्टम समझ गए, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आप उसको एक बार लिख करके बताइए या फिर से उसको बताइए किसी के सामने, तो आपको शब्द ही नहीं मिल रहे होते हैं। शब्दों के ना मिलने का कारण है कि आपका उस विषय में की जो वोकैबुलरी है उसका डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। तो हमें एनसीईआरटी पहला जो फायदा पहुंचा रही है वो है उस संबंधित विषय की वोकैबुलरी या शब्दकोश का विकास हो जाना। एक बार शब्दकोश विकसित हो जाता है तो हमारे समझ में आने लगती है कॉन्सेप्ट, और हमारे माइंड में वो ठहर करके और फिर से रिकॉल करने पे याद भी आने लगती हैं। लेखन शैली में हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उत्तर हमारा और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। बेसिक बुक्स के तौर पे आप लेंगे डीआर खुल्लर की बुक या महेश बर्णवाल की बुक। इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक आप ले सकते हैं, दोनों ही ठीक ठाक सी पुस्तकें हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जब ये क्लासेस आगे बढ़ाएंगे आपको किसी भी पुस्तक की वैसे आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एनसीईआरटीज फिर भी पढ़ने का प्रयास करें। कम से कम एक रीडिंग सभी एनसीईआरटीज जो यहाँ पे लिखी हुई हैं इनका जरूर कर लें। 20-25 दिन या मैक्सिमम 30 दिन में आप इन एनसीईआरटीज की बहुत फास्ट रीडिंग करके निकल जाइए, और फिर हमारे साथ आप क्लासेस में बने रहेंगे तो आप अपने आप धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड हैं आप खुद ही सीख जाएंगे। तो हम इस चीज का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ये आपके लिए होमवर्क भी है
कि आप एनसीईआरटीज पढ़िए, कहीं पर कोई डाउट हो तो हमारे सेशंस, हमारी लाइव क्लासेस सब इंटरैक्टिव है। आप हमें प्राइवेट मैसेजेस या पब्लिक चैट के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने एकदम भूगोल के बेसिक पर चर्चा कर ली थी। 5 मिनट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। भूगोल के जनक हिकैटियस को माना जाता है, और क्यों माना जाता है? क्योंकि हिकैटियस ने सर्वप्रथम विश्व के सभी देशों के मानचित्र के माध्यम से और मुख्य रूप से भूमध्य सागर तथा उसके द्वीपों की चर्चा की थी, उसकी रूपरेखा स्पष्ट करने का प्रयास किया था। उनके इस योगदान को ही चिन्हित करते हुए हम उनको क्या कहते हैं? उनको हम भूगोल का जनक कहते हैं। लेकिन जिस तरह हर विषय का जन्म ग्रीस से होता है, उसी तरह से भूगोलविद भी सबसे पहले ग्रीस में या यूनान में ही उत्पन्न होते हैं या विकसित होते हैं। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था वो भी एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे, जिनका नाम था इराटोस्थनीज। और इनके योगदान के कारण हम इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक क्यों? क्योंकि इन्होंने भूगोल शब्द का तो प्रथम प्रयोग किया ही, साथ ही इन्होंने भूगोल को एक अलग विषय के रूप में पहचान दिलाने की शुरुआत की थी। इस वजह से भी हम इनके कार्यों को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसी प्रकार से अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर, जो आधुनिक समय के हमारे भूगोलवेत्ता हैं, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं, दोनों समकालीन हैं। दोनों को ही आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो दोनों ही व्यक्ति आधुनिक भूगोल के जनक कहलाते हैं। यहीं पर आप ध्यान देंगे कि टॉलेमी जो है, इन्हें हम कार्टोग्राफी का फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ कार्टोग्राफी, यानी मानचित्रण का जनक। मानचित्रण के जनक हैं ये, ठीक है। टॉलेमी की एक प्रसिद्ध वाक्य है कि ज्योग्राफी और लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी इज द मैपिंग, और मैपिंग इज द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी। यानी जब भी आप भूगोल की बात करें तो आप हमेशा मानचित्रों के माध्यम से करें। और ये लाइन बिल्कुल सही प्रतीत होती है जब हम यूपीएससी में ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग की बात करते हैं। ज्योग्राफी के आंसर्स हमेशा वही महत्वपूर्ण माने जाते हैं या उन्हीं को अच्छे अंक मिलते हैं जिनमें कम से कम एक डायग्राम या एक मानचित्र या एक सामान्य सा चित्र तो अवश्य ही उपलब्ध हो। एक फ्लो चार्ट इत्यादि बना करके भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन जहां भी संभव हो सके वहां पर भारत या विश्व का मानचित्र बना करके, या किसी एक्टिविटी, अगर ज्योग्राफिकल एक्टिविटी को आप पोर्ट्रे कर सके चित्र के माध्यम से, तो वो बहुत अंक प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले उत्तर होते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि कम से कम एक चित्र तो हम हर उत्तर में बनाएंगे ही अपने उत्तर लेखन के दौरान, और अगर संभावना हुई तो एक से अधिक चित्र भी बनाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक नंबर आपको प्राप्त हो सके। चलिए, अब हमारा पहला टॉपिक आ जाता है ब्रह्मांड। क्या है ब्रह्मांड? सबसे पहला प्रश्न तो हमारे दिमाग में यही आता है ना, कि हम अक्सर सुनते रहते हैं यूनिवर्स यूनिवर्स, लेकिन यूनिवर्स है क्या? कहां से आया यूनिवर्स? कब उत्पत्ति होती है यूनिवर्स की? क्या यूनिवर्स का विस्तार कितना है? क्या पृथ्वी और सौर मंडल ही यूनिवर्स है, या इससे भी ज्यादा विस्तार है इसका? इस तरह के प्रश्न प्राचीन काल से ही लोगों के दिमाग में आते रहे हैं। आज हम यूनिवर्स की क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं? यूनिवर्स या ब्रह्मांड को सामान्यतः यह माना जाता है कि इसकी अंतिम सीमा तो ज्ञात है नहीं। फिर भी अगर हम ये कहें कि इस संसार में या जो भी कुछ इस अंतरिक्ष में मौजूद है वो सब ब्रह्मांड का भाग है, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि समय और अंतरिक्ष की संपूर्ण अंतर्वस्तु ब्रह्मांड का भाग है, ठीक है। यानी अंतरिक्ष में जो कुछ भी है सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड क्या हो गया? ब्रह्मांड एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो समय और अंतरिक्ष में समाहित समस्त अंतर्वस्तु को अभिव्यक्त करती है, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं ना। तो इस तरह से ब्रह्मांड की परिभाषा क्या हो जाएगा कि वह अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा, या इस तरह से कर लें, वह अभिव्यक्ति जो
समय तथा अंतरिक्ष की समस्त अंतर्वस्तु को समाहित करे या समाहित करती है, ब्रह्मांड कहलाती है। तो ये बड़ा ही सरल सा परिभाषा है ब्रह्मांड। अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड कहां से आया, ब्रह्मांड कब उत्पन्न हुआ। अब देखिए, जब हम 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों की बात करते हैं या शुरुआती शताब्दियों की बात करते हैं, तो हमारे सामने दो विचार बड़ी प्रमुखता से दिखाई देते हैं। एक विचार जिसको हम कहते हैं जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, और दूसरा विचार जिसको हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि जब शुरुआत में हमारा अध्ययन प्रारंभ होता है तो 140 ईस्वी में एडी में 140 एडी ग्रीक रोमन ऑर्डर के एक खगोल विज्ञानी या खगोल शास्त्री, जिनको हम टॉलेमी के नाम से जानते हैं, क्लॉडियस टॉलेमी ने हमको एक सिद्धांत या एक संकल्पना से परिचित कराया। टॉलेमी का कहना था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। टॉलेमी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, भू केंद्रीय परिकल्पना के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किसने प्रस्तुत की है परिकल्पना? भू केंद्रीय परिकल्पना प्रस्तुत की है क्लॉडियस टॉलेमी ने, जो ग्रीक रोमन ऑर्डर के एक भूगोलवेत्ता या खगोलविद थे। इन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और सभी आकाशीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र सभी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आज हम स्पष्ट तरीके से जानते हैं ये सिद्धांत गलत है, ये परिकल्पना गलत थी, लेकिन उस समय इसको सही मान लिया गया इसलिए क्योंकि तब हमारी दृष्टि हमारे सौरमंडल के बियॉन्ड बहुत बारीकी से नहीं देख पा रही थी, और हमारा मानना यह था कि जो कुछ हमें दिख रहा है बस इतना ही ब्रह्मांड है। तो हमने स्वयं को केंद्र में रख करके सोचना शुरू किया और हमें यह दिखाई दिया कि पृथ्वी केंद्र पर है, जबकि सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे जो हैं ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और इस तरह से भू केंद्रीय परिकल्पना का जन्म हुआ। लेकिन ये परिकल्पना को तोड़ा है किसने? एक अन्य परिकल्पना ने, जिसको कहा जाता है सौर केंद्रित परिकल्पना या सौर केंद्रित हाइपोथेसिस या परिकल्पना। ये परिकल्पना दी थी कोपरनिकस ने 1543 में। अब ये फ्रेंच खगोलविद है कोपरनिकस। कोपरनिकस क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। सूर्य है और सब पृथ्वी सहित सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि जो हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब उस समय पर तो जब हम सिर्फ सौर मंडल को ही सब कुछ ब्रह्मांड मान रहे थे, तब तो ये अवधारणा हमको सही लगेगी। लेकिन जब 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारी दृष्टि दूरदर्शी हो गई, या ये कहें कि हमारे पास टेलीस्कोप आ गया, विशेषकर हबल टेलीस्कोप, और उससे हमको ये पता चला कि ब्रह्मांड का विस्तार तो बहुत मतलब असीमित है ब्रह्मांड का विस्तार, तो तब हमें समझ में आया कि हमारी सौर केंद्रित परिकल्पना भी असल में पूरी तरह से सटीक व्याख्या नहीं कर रही थी। यहां तक सिर्फ ये दो परिकल्पनाएं ही नहीं चल रही थी, बल्कि इसके साथ कई सारी परिकल्पनाएं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की चर्चा कर रही थी, विशेषतर पृथ्वी की उत्पत्ति की चर्चा कर रही थी। और पृथ्वी की उत्पत्ति की चर्चा करने वाले विभिन्न सिद्धांतों को हम दो वर्गों में रख लेते हैं। कौन कौन से वर्ग में रखेंगे हम? देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले सामान्यतः सिद्धांतों को हम दो वर्गों में रखते हैं, पारंपरिक और आधुनिक। आधुनिक सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी जो कि 1950 और 60 के दशक में विकसित की गई थी और 1972 में इसको वैज्ञानिक प्रमाणिकता या मान्यता प्राप्त हो गई।
यह सिद्धांत आज सर्वाधिक स्वीकार्य है और सर्वाधिक वैज्ञानिक तरीके से बताता है कि आज ये पूरा ब्रह्मांड जो हमको दिखाई दे रहा है, इसकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई थी। लेकिन इसके अलावा कई सारे पारंपरिक सिद्धांत भी हैं जिनके बारे में आपको वैसे तो यूपीएससी के लिए बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इनके नाम याद रखेंगे तो आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। स्टेट सर्विसेज एग्जाम या कोई छोटे मोटे एग्जाम अगर आप देंगे कभी, तो उसके लिए जरूर आपको सहायता मिलेगी, अदरवाइज आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप देख लें, गैसीय परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दी थी, निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दी थी, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टेन द्वारा दी गई थी, द्वैतारक परिकल्पना रसेल की है, होले और लिटलेटन ने सुपरनोवा हाइपोथेसिस दिया, और निहारिका मेघ परिकल्पना वॉन वाइसेकर ने दिया। और आधुनिक सिद्धांतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत ये जॉर्ज लैमेट्री द्वारा दिया गया, जिनको जॉर्ज लैमेट्री भी कहा जाता है। कौन थे जॉर्ज लैमेट्री? जॉर्ज लैमेट्री एक्चुअल में जॉर्ज लैमेट्री जो हैं, ये असल में बेल्जियम के एक पादरी हैं। पादरी और खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर भी हैं। बेल्जियन क्लर्गी एंड एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लैमेट्री, इन्होंने इस सिद्धांत का, जिसको हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया है। अब हम थोड़ा सा इस सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि यह सिद्धांत एक्चुअल में कह क्या रहा है। चलिए, तो यहां पर हम देख रहे थे कि जॉर्ज लैमेट्री ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है 1950-60 में, और 1972 में इसे मान्यता दी गई है। जॉर्ज लैमेट्री कहते हैं, जॉर्ज लैमेट्री एक कल्पना कर रहे हैं, कल्पना ये कर रहे हैं कि 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इस अंतरिक्ष की समस्त अंतर वस्तुएं और ऊर्जा, जिनको हम ब्रह्मांड के अवयव कह रहे हैं, ये सभी अवयव एक सघन, अति सघन बिंदु के रूप में संघनित थे। यानी आप कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ये कुछ भी जो आज दिखाई दे रहा है ये नहीं था, और सिर्फ एक कण के रूप में एक विद्यमान वस्तु थी अंतरिक्ष में, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कण था। इस कण को भी हम कितना देखते हैं कि इसका व्यास कुछ मिलीमीटर तक हो सकता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि ये इतना सघन था कि पिन की एक नोक के बराबर भी माना जा सकता है। और इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और समस्त अंतर वस्तुएं इसी कण में विद्यमान थी। यानी आप पूरे ब्रह्मांड को इस तरह से संघनित कीजिए और इतना ज्यादा प्रेशराइज कीजिए कि वो एक छोटा सा कण बन जाए। वही कण 15 अरब वर्ष पूर्व मौजूद था। तो ये जो कण है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की अंतर वस्तु को लिए हुए है, और इस अवस्था को उन्होंने क्या कहा? इस अवस्था को कहा उन्होंने स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी, या इसी को क्या कहा जा सकता है? एकाकी अवस्था। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के रूप में है, एक छोटे से कण के रूप में है। कब की घटना है ये? ये है 15 अरब वर्ष पूर्व। लेकिन 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक अचानक से एक और घटना घटित होती है। 15 अरब वर्ष पूर्व जब ये अवस्था है, तो आप एक चीज तो समझ पा रहे होंगे ना कि सभी ब्रह्मांड के अवयव जब एक साथ ला करके इतने सघन कर दिए गए हों, तो कितना ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि दबाव अत्याधिक है, असीमित है, मतलब अनइमेजिनेबल है। अनइमेजिनेबल प्रेशर, अनइमेजिनेबल डेंसिटी एंड अनइमेजिनेबल टेम्परेचर, मतलब हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते उतना तापमान है इस कण में।
उतनी इसमें सघनता है और ये लगातार सघन ही होता जा रहा है। जब कोई चीज अगर आप हाथ में लेकर के किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करें तो उसका आकार छोटा होगा, लेकिन एक सीमा के बाद वो फट जाएगा या बिखर जाएगा। सेम यही चीज हो रही है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस कण में अचानक से क्या हुआ, महाविस्फोट या बिग बैंग हुआ। अचानक से विस्फोट हो गया, और विस्फोट होगा तो क्या होगा, इसमें समाहित सभी पदार्थ बिखरेंगे बहुत तेजी से। कैसे बिखरेंगे? ठीक वैसे ही बिखरेंगे जैसे बहुत सघनता के साथ बंधा हुआ जब कोई पटाखा आप जब उसको जलाते हैं तो वो फटता है और बहुत तेजी से उसमें जो ऊर्जा है और सामग्री है वो बिखर रही होती है। सेम वही चीज यहां पर है। अब क्योंकि इसमें सघनता अनइमेजिनेबल है, बहुत अत्यधिक सीमा तक है, तो क्या होगा, तो फिर विस्तार भी उतना ज्यादा होगा। आप देखेंगे छोटा पटाखा अगर आप जलाएंगे तो उसकी जो अंतर वस्तु है वो कुछ दूर तक फैलेगी और कुछ सेकंड्स में जाके सेटल हो जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा पटाखा जलाते हैं तो वो अधिक समय तक फैलता है और अधिक दूरी तय करता है। अब हम उसी से तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना करते हुए देखें तो ये एक ऐसा विस्फोट था जिसमें अंतर वस्तु और ऊर्जा इतनी तेजी से बिखरी कि ये बिखराव आज तक जारी है। आज तक उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं हुई है और ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, या ब्रह्मांड की अंतर वस्तु लगातार एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। होता यह है कि इससे निकलने वाला पदार्थ अब देखिए, इसमें एक चित्र जो है वो आपको परीक्षा में यदि पूछा जाए तो बनाना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयारी कर ही लीजिएगा। अगर हम ये माने कि 13 अरब वर्ष पूर्व जब ये घटना घटी और उसके बाद से लेकर के वर्तमान का समय यहां पहुंच रहा है, तो समय के साथ क्या होगा कि पदार्थ जो है वो लगातार दूर जाएंगे और इस तरह की एक आकृति डेवलप हो जाएगी कि हम ये माने कि ये पदार्थ बिखर रहे हैं तो अलग अलग समय पे हमको यहाँ पर ये पदार्थ दिखाई देंगे। जैसे कि ये जो है ये बिखरे हुए पदार्थ दो प्रकार के हुए, एक सामान्य पदार्थ कहलाए और दूसरे काले पदार्थ कहलाए। काले पदार्थ जो अधिक ग्रेविटी वाले थे उन्होंने कम ग्रेविटी वाले सामान्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनमें टक्कर स्टार्ट हो गई। इस तरह से उनका आकार फिर से बढ़ने लगा और फिर सघनता बढ़ने के कारण और तापमान बढ़ने के कारण उसे फिर से विस्फोट हुआ। इसी महाविस्फोट की बार बार होने वाली घटनाओं के कारण हमको कई तरह के तारों का निर्माण, तारों के विस्फोट से ग्रहों का निर्माण, ग्रहों के विस्फोट से उपग्रहों का निर्माण, इस तरह एक पूरी प्रक्रिया मिलती है जो आज भी जारी है। तो यहां पर आप देखें कि अगर हम इन्हें आकाश गंगाएं माने तो ये लगातार विस्तारित हो रही हैं, यानी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जाती जाएंगी, है ना। तो ये इस तरह से एक दूसरे से समय के साथ दूर जाती जाएंगी, विस्तार होता जा रहा है और इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं ब्रह्मांड का। अब ब्रह्मांड जो है वो लगातार विस्तारित है और यही कारण है कि बिग बैंग थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं द स्प्रेडिंग यूनिवर्स थ्योरी, यानी विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी का ही एक नाम क्या हो जाता है, विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत। ठीक ना। और ये वही डायग्राम है जिसको हमने अभी अभी चर्चा की है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये विस्फोट हो रहा है कब, ये हो रहा है 13.7 अरब वर्ष पूर्व, है ना। तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये महाविस्फोट की घटना घटित हो रही है और इसके बाद आप देखो कि समय के साथ ये आकाश गंगाएं जो हैं ये लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आप देख रहे हो कि हर स्टेज में टाइम के ये अलग अलग दूरी पर प्राप्त हो रही हैं। ये विस्तार आज भी जारी है। सिद्धांत जो मैंने बताया वही है, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ ले तो आपके लिए ये थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा, है ना। तो देखें इसको, ये क्या लिखा हुआ है। प्रारंभ में ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ अत्यधिक छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर एकत्रित था। इस पदार्थ का आयतन अति सूक्ष्म था और तापमान तथा घनत्व अनंत था, अनइमेजिनेबल, इनफाइनाइट, है ना। अब से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की प्रक्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम महाविस्फोट की प्रक्रिया भी कहते हैं,
के कारण इस गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे इसका विस्तार हुआ। यह विस्तार अब भी जारी है। इस विस्तार से कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के 1 सेकंड के बाद ही बृहद विस्तार हो गया, बहुत तेजी से विस्तार हुआ। इसके कुछ देर बाद विस्तार की गति तो धीमी पड़ गई। बिग बैंग के आरंभिक 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ, जिसको हम गॉड पार्टिकल भी कह सकते हैं, पहला परमाणु, है ना। तो आज आपने आजकल एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो फ्रैंको स्विस सीमा पर स्थित एक लैब है ना, जहां पर वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जो हैं वो लगभग 23 किलोमीटर लंबी एक सुरंग में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे गॉड पार्टिकल की उत्पत्ति को समझा जा सके। तो ये एक्सपेरिमेंट पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है और ये इसी प्रक्रिया की व्याख्या करने का प्रयास वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो इसके बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन आप भी इसको जरूर सर्च कीजिएगा, इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा कि ये क्या है। ठीक है, इसमें भारत के वैज्ञानिकों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान लगभग टेम्परेचर में 4500 केल्विन तक की कमी आ गई। परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, आज की स्थिति जो है वो दिखाई देने लगी। तो ये सिद्धांत आप जरूर ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चलिए, यहाँ पर हम थोड़ी सी बिग बैंग को समझने के लिए एक वीडियो भी देखने का प्रयास करेंगे। बस छोटा सा एक वीडियो है, कुछ सेकंड्स का। यहाँ पर इसको देखिएगा कि ये बिग बैंग की घटना को दिखा रहा है, और यहां से हम रिवर्स में जाएंगे और एक स्टेट ऑफ यूनिटी को देखेंगे। ये स्टेट ऑफ यूनिटी है, स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी, जो हॉट एंड इनफाइनेटली डेंस पार्टिकल को दिखा रहा है। सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स का व्यास लिए हुए, एकदम सुपर चार्ज ब्लैक होल की तरह, जिसमें गुरुत्व इतना है कि सब कुछ अपनी तरफ खींच ले। लेकिन 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें अचानक से विस्फोट हो गया, और ये विस्फोट जो है, इसी से आज हमको सभी तरह के पदार्थ, सभी ऊर्जा, आकाश और समय, ये सब दिखाई देता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि ये इसी प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल या एक एनिमेशन के माध्यम से आपने देखा कि बिग बैंग किस तरह से हुआ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और बिग बैंग थ्योरी से हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को तो समझ लिया है, ठीक है। और अब हमारा जो अगला विषय है वो है सौर मंडल। अब हमको जो समझना है वो है सौर मंडल के बारे में, कि हमारा सौर मंडल किस तरह से निर्मित हुआ है, सौर मंडल की संरचना क्या है, सौर मंडल में कौन कौन से घटक हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। जिस तरह हमने अभी ब्रह्मांड को जाना, उसी तरह से हम संक्षेप में सौर मंडल को पढ़ेंगे, और फिर सौर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण घटक यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमारे पूरे भूगोल के अध्ययन की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि भूगोल असल में तो पृथ्वी का ही अध्ययन है, लेकिन फिर भी उसके बेसिक्स के लिए हमें ये सब पढ़ना होता है। तो सौर मंडल एग्जैक्टली है क्या? देखिए, सौर मंडल को परिभाषित किया जाता है सौर परिवार के रूप में, या सूर्य का जो परिवार है उसे ही सौर मंडल कहा जाता है। इस परिवार में कौन कौन है? इस परिवार में है सूर्य प्लस 8 ग्रह प्लस लगभग 172 उपग्रह प्लस कई बौने ग्रह प्लस अनगिनत क्षुद्र ग्रह, जिन्हें एस्टेरॉइड कहा जाता है, प्लस धूमकेतु तथा अन्य आकाशीय पिंड इत्यादि। ये सब मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए, सौर मंडल में मुख्य रूप से हम आज 8 ग्रहों की कल्पना करते हैं, या 8 ग्रह हमने स्वीकार किया हुआ है। लेकिन 2006 से पहले प्लूटो नाम का एक और ग्रह, जिसे वर्तमान में बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, वो भी ग्रहों की ही श्रेणी में आता था। लेकिन आखिर 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर क्यों कर दिया गया? इसलिए कर दिया गया क्योंकि 2006 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी या IAU, जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहा जाता है, उसने तय किया कि अब हम ग्रहों को एक नई परिभाषा देंगे।
इस परिभाषा में कुछ शर्तें रखी गई, यानी ग्रह केवल वही आकाशीय पिंड कहलाएगा जिसमें इतना घनत्व हो कि वो लगभग गोलाकार आकृति बना ले। दूसरी चीज, उसका जो ऑर्बिटल पाथ है, कक्षा है, वो किसी अन्य ग्रह के साथ ओवरलैप नहीं होना चाहिए। प्लूटो आकार में छोटा है, इस वजह से भी उसे बाहर किया गया। और दूसरी बात यह थी कि नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के साथ उसका ऑर्बिटल पाथ ओवरलैप होता था। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि वरुण अगर इस तरह से है तो इसका जो प्लूटो का ऑर्बिटल पाथ है वो इस तरह से इसको क्रॉस कर रहा था। ये वरुण है और ये प्लूटो है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि अब हमारे यहां पर सिर्फ 8 ग्रहों की ही कल्पना होती है। यूरेनस नेपच्यून तक आकर के हम ग्रहों की संख्या को रोक देते हैं और प्लूटो को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में 8 ग्रह हैं। 2006 में प्लूटो से हमने उसका ग्रह का दर्जा छीन लिया और उसे एक नए दर्जे में रख लिया, जिसे बौने ग्रह की संज्ञा दी जाती है, ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो श्रेणी है ये 2006 में जोड़ी गई थी। और इसमें मुख्य रूप से कौन से हैं? इसमें पहला तो प्लूटो ही है, अन्य है इसमें मेकमेक, इसी में है सिरस, इसी में है एरिस, और भी कई छोटे छोटे ग्रह जिन्हें हम वर्तमान में बौने ग्रह कहते हैं। चलिए हम थोड़ी सी सौर मंडल की संरचना के बारे में देखते हैं। सौर मंडल में सूर्य के अलावा उसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह हैं। 4 ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं और एस्टेरॉइड बेल्ट द्वारा अन्य 4 ग्रहों से पृथक हो सकते हैं, उनको हम आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। यानी आप समझिएगा यहां पर कि हम क्या कह रहे हैं। हमारा कहना यह है कि ये तो सूर्य है, ये सन है, ठीक है। और सन के साथ जो संलग्न या नजदीक स्थित 4 ग्रह छोटे आकार के दिखाई दे रहे हैं, यानी यहां से लेकर के यहां तक, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। जबकि इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो 4 वृहद आकार के ग्रह दिखाई दे रहे हैं, यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन ग्रहों को बाह्य ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। आंतरिक ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। ये ग्रह जो हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं ये ठोस हैं, यानी चट्टानी संरचना वाले हैं। क्योंकि पृथ्वी भी चट्टानी संरचना वाली है, इसलिए हम इनको पृथ्वी से तुलना करते हुए पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। तो इन्हीं का अन्य नाम क्या हो जाता है? पार्थिव ग्रह। आंतरिक ग्रहों को ही पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। साथ में इन्हें इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब पृथ्वी के समान, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो अन्य 4 ग्रह हैं, विशाल आकार वाले 4 ग्रह हैं, ठीक है, ये गैसीय अवस्था में है और इस वजह से इनको हम, इसकी तुलना हम करते हैं जोवियन यानी जुपिटर के साथ, बृहस्पति के साथ, और इसीलिए इनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। जोवियन प्लैनेट्स भी कहलाते हैं। तो ये 4 जोवियन प्लैनेट्स हैं जिनको आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये इनर प्लैनेट्स हैं जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। साथ में हम एक चीज और नोटिस कर रहे हैं यहां पर कि ये बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। एस्टेरॉइड का मतलब है क्षुद्र ग्रह, जो असल में सूर्य में विस्फोट के समय जब ये ग्रहों का, उपग्रहों का निर्माण हो रहा था, तो बहुत सारे चट्टानी टुकड़े बिखर गए और ये इस ग्रेविटेशनल रेशियो में आकर के या रेंज में आकर के एकत्रित होकर एक पट्टी बना लेते हैं। ये सभी यहाँ पर भरे हुए हैं बहुत सारे क्षुद्र ग्रह। ये सभी क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए गतिशील बने रहते हैं और कई बार ये होता है कि ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ या पृथ्वी की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो काफी चर्चा का विषय बन जाता है कि कोई एस्टेरॉइड जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है, कहीं टकरा न जाए। इस तरह की घटनाएं हम सुनते रहते हैं। ये बेल्ट सर्वाधिक सघनता वाली एस्टेरॉइड बेल्ट है। यहां पर ये जो पलास है, सिरस है, जूनो है और वेस्टा है, ये बौने ग्रहों की श्रेणी में आने वाले छोटे छोटे से ग्रह हैं जिनको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी तरह से जब हमारे
सौर मंडल का अंत होता है तो इसकी अंतिम अंतिम सीमा में हमको एक बर्फीली बेल्ट दिखाई देती है, अत्यधिक ठंडी बेल्ट दिखाई देती है, जिसको कूपर बेल्ट कहा जाता है। ये जो है ये कूपर बेल्ट है। कूपर बेल्ट में आपको एरिस, मैकमेक, प्लूटो, शरॉन, ये सभी बौने ग्रह ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे सौर मंडल की संरचना है ये आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। साथ में हम थोड़ा सा देखेंगे कि उपग्रहों की संख्या के आधार पर हम ग्रहों को कैसे देखते हैं। तो हमको पता है कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी उपग्रहों की संख्या के आधार पर बुध शून्य उपग्रह वाला है। इसी प्रकार शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है जो हमको दिखाई भी देता है, और वो कौन सा है? वो है चंद्रमा। एक नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा। इसी तरह से मंगल के दो उपग्रह हैं, और इन उपग्रहों का नाम क्या है? इनका नाम है फोबोस एंड डीमोस। छोटे छोटे से उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। अक्सर उपग्रहों को चंद्रमा भी कह लिया जाता है। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि मंगल के चंद्रमा का नाम क्या है, तो फोबोस और डीमोस आप बता सकते हैं। इसी तरह से आप देखो तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है जुपिटर, या जिसको हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं। बृहस्पति के मुख्य उपग्रह कौन से हैं? गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा और लो। ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से गैनीमेड आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से शनि के भी कुछ उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है टाइटन। टाइटन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नासा द्वारा भेजा गया एक मिशन भी टाइटन के लिए है, जिसके कारण ये चर्चा में रहता है। तो टाइटन के अलावा मीमास, एक्लेडस, टेथिस, डायोन, रिया, हाइपरियन और लेपिटस, ये मुख्य उपग्रह है, लेकिन टाइटन का नाम अवश्य ध्यान रखेंगे आप। शनि में आपको एक खास चीज दिखाई दे रही होगी। शनि के चारों तरफ इस तरह से वलय पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर दिखाई देने वाली वलयों की संख्या 7 है। तो शनि पर यह वलय इसकी एक विशेषता है, इसको पूरे सौर मंडल में एकदम यूनिक आइडेंटिटी देने का काम करते हैं। इसी तरह से यूरेनस में भी आपको देखना है कि यहाँ पर टाइटेनिया जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण उपग्रह है यूरेनस का, और ट्रिटॉन जो है ये हमारे नेपच्यून का अत्यंत महत्वपूर्ण उपग्रह है। तो टाइटन, टाइटेनिया, ट्रिटॉन अक्सर ये कंफ्यूज करते हैं, इस वजह से आपको ध्यान में रखना होगा इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने सौर मंडल की जो बेसिक संरचना है इसको भी देख लिया है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो कितना है, आखिर ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो आप क्या बता पाएंगे? क्या आपको जानकारी है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है? हम्म। अच्छा, ब्रह्मांड का व्यास जानने से पहले हम ये देखते हैं कि अंतरिक्ष के मापन की इकाइयां, अंतरिक्ष में हम किन इकाइयों को दूर करते हैं? किलोमीटर, मीटर, ये तो बहुत छोटी इकाइयां हैं। अंतरिक्ष तो इतना विस्तारित है, तो जाहिर सी बात है कि अंतरिक्ष का विस्तार समझने के लिए हमको मापन की इकाइयां पता होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा समझ सुनाई देने वाली इकाई जो है वो है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? ये जो है ये लाइट ईयर है। सामान्य रूप से आपने प्रश्नों में देखा हो या शायद आप भविष्य में देखें कि लाइट ईयर किसका मापन करता है या लाइट ईयर किस चीज की इकाई है, तो आप क्या बताते हो? लाइट ईयर दूरी की इकाई है, समय की नहीं है, डिस्टेंस की इकाई है। लाइट ईयर के माध्यम से हम क्या माप रहे हैं? दूरी माप रहे हैं। और ये क्या है? ये है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गति करने वाले प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप, है ना? एक प्रकाश वर्ष कहा जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में निकालें तो हमको क्या मिलता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, है ना? 10 टू द पावर 12 किलोमीटर यहां पर हमको प्राप्त होगा। 10 की घात 12 किलोमीटर, ये हमारा एक लाइट ईयर होता है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या खगोलीय इकाई का मापन करें तो ये क्या होता है? ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी का मापन करता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। और ये क्या होता है? अगर हम प्रकाश वर्ष की इससे तुलना करें तो एक प्रकाश वर्ष तो 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बराबर होता है
है ना, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि प्रकाश वर्ष अपने आप में कितनी बड़ी इकाई है ना। तो ये बहुत ही विस्तारित हो जाती है, ये दूरियां जो हैं ये बहुत ही ज्यादा व्यापक हो जाती हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ बेसिक शब्दावली है जो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इनको अवश्य ही पढ़ेंगे। ये सभी बेसिक शब्दावलियों की परिभाषा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा खगोल वर्ष, गैलेक्टिक टिक डे, डे टाइम सेविंग लाइट, ये ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने उपलब्ध स्रोतों में खोजने का प्रयास करेंगे, इनकी जिज्ञासा अपने मन में लाएंगे और इन जिज्ञासाओं का समाधान भी आप करने का प्रयास करेंगे। बाकी हम कल की कक्षा में इसके बारे में चर्चा करके और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है, ये खगोल वर्ष क्या है, गैलेक्टिक टिक डे क्या है, डे टाइम सेविंग लाइट जैसी अवधारणाएं क्या हैं। तो ये सारी चीजें हम कल पढ़ने वाले हैं। आज ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप इन तीनों विषयों के बारे में पता करें, जानने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही रोचक जानकारियां हैं। तो आप ढूंढिए और जो मैसेजेस हैं हमारी एप्लीकेशन में, जो मैसेजेस बॉक्स अवेलेबल है वहां पर आप इसके मैसेज भी करके हमें बता सकते हैं कि आपको इनसे संबंधित क्या जानकारियां मिली है। चलिए, आज इतना ही करते हैं, कल हम फिर से अगले टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।